आदाब देखने और सुनने वालों को मेरा सलाम। कॉन्टिन्यूइंग द लेगेसी ऑफ तारिक अजीज, इस वजह से पहला जुमला मैंने बोला। और बुक सीरीज में आपको वेलकम करते हैं। और आज हमने जो बुक डिस्कस करनी है दैट इज पाकिस्तान बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट बाय मलीहा लोधी। और इस बुक में मजे की चीज ये आपको मिलती है कि ये एक अमेलगमेशन ऑफ इंटेलेक्चुअल थॉट है, जहां पे अपनी अपनी फील्ड में एक्सपर्ट लोग, आयशा जलाल जो कि जिन्होंने द स्ट्रगल फॉर पाकिस्तान लिखी है, पाकिस्तानी अमेरिकन हिस्टोरियन हैं। मलीहा लोधी नीड्स नो इंट्रोडक्शन व्हाटसोएवर। शी सर्व्ड पाकिस्तान इन यूएन ट्वाइस एज एन एम्बेसडर। उसके अलावा अगर आप जब भी पॉलिटिकल साइंटिस्ट की बात करते हैं पाकिस्तान में, सो शी हैज अ डिस्टिंक्शन। देन यू हैव गॉट डॉक्टर अकबर अहमद जिन्होंने वाई जनाब मैट्रिक्स का चैप्टर लिखा है। उसके अलावा मुईद यूसुफ करंटली एज एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर हैं। सो हर फील्ड से आपको इंटेलेक्चुअल लोग मिलते हैं। रीटूलिंग इंस्टीट्यूशन के ऊपर चैप्टर आपको इशरत हुसैन का मिलता है, जिनकी बुक हमने लास्ट वीक डिस्कस की थी, गवर्निंग द अनगवर्नेबल। सो ये बुक जो है आपको एक होलिस्टिक एनालिसिस देती है, एक अनबायस्ड जजमेंट देती है कि पाकिस्तान में गवर्नेंस का इश्यू हो, इकोनॉमिक इश्यू हो, सोशल इश्यूज हो, पॉलिटिकल पोलराइजेशन का इश्यू हो, आइडेंटिटी क्राइसिस हो, या जितने सारे भी आपके फॉरेन पॉलिसी के चैलेंजेस हैं, उन सब के ऊपर आपको एक बड़ा एक होलिस्टिक एनालिसिस देती है। सिविल मिलिट्री का रिलेशन हो, अफगान कनंड्रम हो, कश्मीर क्राइसिस हो, तो आपको एक ओवरऑल जजमेंट इस बुक से मिलती है, जो कि आपको ऐसे में, जो कि आपको पाकिस्तान अफेयर्स में, और जो कि आपको पाकिस्तान को समझने में हेल्प आउट करता है। सो इस बुक के इंट्रो में मलीहा लोधी पाकिस्तान को एक पैराडॉक्स कहती हैं। व्यूअर्स, जेफर लॉर्ड की बुक द पाकिस्तान पैराडॉक्स भी आपको यही बताता है कि पाकिस्तान एक तरफ रिजिलियंट स्टेट है, एक तरफ वीक जो है वो स्टेट है। तो दो तरह का मतलब पैराडॉक्स है। मलीहा लोधी इंडस रिवर की बात करती हैं, जो कि पाकिस्तान के पैराडॉक्स में आपको बड़ी हेल्प करेगा समझने में। इंडस रिवर जो कि ओरिजिनेट होता है तिब्बतन प्लेटो से, फिर वो लद्दाख में आता है, लद्दाख से वो पाकिस्तान में एंटर होता है, गिलगित बल्तिस्तान से राइट डाउन टू द हार्ट ऑफ पाकिस्तान और अरेबियन सी में जाके ड्रेन हो जाता है। 3100 किलोमीटर इसकी लेंथ है। लेकिन जब 2010 के फ्लड्स आते हैं, उससे 20 मिलियन लोग अफेक्ट होते हैं। तो वो पाकिस्तान में मिसमैनेजमेंट जो थी, गवर्नेंस का क्राइसिस था, उसको एक्सपोज करके रख देते हैं। पाकिस्तान जो है एक एग्रेरियन इकोनॉमी, जहां पे 90% ऑफ द पीपल जो कि अटैच हैं इंडस रिवर बेसिन के साथ, वहां पे आपको एनर्जी शॉर्टेजेस मिलती हैं, वहां पे आपको वाटर क्राइसिस मिलता है। और आईएमएफ की रिपोर्ट है कि पाकिस्तान कुड रन ड्राई बाय 2025। ठीक है। सो ये जो इश्यू है, ऑन द वन हैंड जो इंडस रिवर है वो लाइफ ब्लड है, ऑन दी अदर हैंड जहां पे आप उसको यूज नहीं कर सके और आपकी वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 30 डेज की है। इजिप्ट की वाटर स्टोरेज कैपेसिटी जो है वो 1000 डेज है। उसके अलावा पाकिस्तान जो है वो थ्रेश होल्ड के ऊपर है, वाटर स्कार्सिटी के ऊपर। ठीक है। सो ये एक पाकिस्तान का पैराडॉक्स जो है वो बताता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात है, अगेन अ पैराडॉक्स, वो आपको मिलता है पाकिस्तानी यूथ की शक्ल में। यूएनडीपी की रिपोर्ट है कि अराउंड 65% ऑफ द पॉपुलेशन पाकिस्तान की जो है वो बिलो 25 है। इससे पाकिस्तान का जो यंग जो कि एनर्जेटिक पूल है लोगों का, वो काफी इंक्रीज होता है। लेकिन अगेन दिस रिमेन्स एन अनटैप्ड पोटेंशियल, जिसकी वजह डिसफंक्शनल एजुकेशन सिस्टम है, जहां क्रिएटिविटी नहीं, रट्टा कल्चर है, जहां पे रिसर्च नहीं, प्लेजरिज्म है, और जहां पे लोग जो हैं वो शॉर्टकट्स की तरफ ज्यादा जाते हैं, एंड दैट मार्स क्रिएटिविटी। सो ये भी आपको शो करता है कि अगेन पाकिस्तान जो है उसकी नेचर पैराडॉक्सिकल है। और एक तरफ
यही बात एनाटोली ने भी कही थी और यही बात मलिया लोधी भी कहती हैं कि पाकिस्तान जो है रिजिलियंट है, इट विल मूव ऑन, ये खत्म होने वाला नहीं है। लोगों ने कहा था ना 2010 में कि दिस क्राइसिस इज टू मैनी क्राइसिस फॉर पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान शायद मुश्किल से निकले, लेकिन हम वो कौम है जो कि टेररिज्म से टूरिज्म की जिनकी ट्रांसफॉर्मेशन हुई है। सो एक रिजिलियंट कौम है। इसमें बात सिर्फ वही है कि जो स्टेट है वो वीक है लेकिन सोसाइटी स्ट्रांग है। चैप्टर नंबर 1 के ऊपर आते हैं तो आयशा जलाल, पास्ट एज प्रेजेंट का चैप्टर आयशा जलाल का। आयशा जलाल कहती हैं कि एक बड़े कॉलमिस्ट ने गालिबन न्यूयॉर्क टाइम में उन्होंने लिखा था, पाकिस्तान को उन्होंने टाइटल दिया पैरानॉइडिस्तान। ना क्या मतलब है पैरानॉइडिस्तान का? पैरानोया की कंडीशन ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमें डिल्यूजन आने लग पड़ते हैं, जिसमें हमें एक्सटर्नल फियर आने लग पड़ता है, जिसमें ये होता है कि हमारे साथ कुछ भी बुरा हो रहा होता है तो हम उसको किसी और के ऊपर ब्लेम करते हैं। जैसे अभी कोरोना है तो बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो ये कहते हैं जी कोरोना अमेरिका की साजिश है। ये जो अमेरिकन फैक्टर है ना, हर चीज में हम अमेरिका की साजिश लेके आ जाते हैं और हम ये नहीं देखते कि हम खुद यानी इनर रिफ्लेक्शन नहीं है। वो किस वजह से नहीं है? डिसफंक्शनल एजुकेशन सिस्टम, उसके अलावा मिथ ओरिएंटेड हिस्ट्री, आपकी हिस्ट्री भी डायल्यूटेड है। इसके ऊपर मैंने कल पोस्ट की थी जो कि के काजमी की जो बुक है द मर्डर ऑफ हिस्ट्री, वो बड़े अच्छे तरीके से आपको बताती है कि किस तरह आपकी जो टेक्स्ट बुक्स है पाकिस्तान स्टडीज की, आप हिस्ट्री की, उनमें हिस्ट्री का बेड़ा गर्क किया गया कि 1937 का जो इलेक्शन थे वो कहा गया था जी, एक ही बात मैंने उसमें की थी कि 1937 के इलेक्शन जो थे वो इंडियन नेशनल कांग्रेस बाय चांस जीत गई थी। क्या बात है। नाउ ये आप जो है हिस्ट्री को क्या कर रहे हो, आप टार्निश कर रहे हो और आप कन्फर्मिस्ट लोग पैदा कर रहे हो जिनके अंदर क्रिएटिव पावर नहीं है, खुद से सोचने की पावर नहीं है, रिसर्च ओरिएंटेड थॉट नहीं है। सो पैरानोया की कंडीशन वही कंडीशन है जब आप हर चीज को अटैच कर देते हो एक्सटर्नल फियर के साथ। पैरानोया की कंडीशन में इंडियन फैक्टर भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट फ्रॉम द इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान बिकेम अ सिक्योरिटी स्टेट, क्योंकि हमें थ्रेट था इंडिया का। इंडिया ने हमारे पूरे एसेट्स भी नहीं दिए और उसके बाद इंडिया के साथ हमारी वॉर भी हो गई और उस वजह से भी एक जो आर्मी का इन्फ्लुएंस था वो और ब्यूरोक्रेसी का इन्फ्लुएंस पॉलिटिक्स में ज्यादा हुआ। सो इंडिया फैक्टर भी आपको पैरानोया की कंडीशन में लेके जाता है, यानी आपकी जो पॉलिसी है वो फॉरेन पॉलिसी का मेजर कार्डिनल फीचर है कश्मीर इशू एंड इंडियन फैक्टर। सो ये भी आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताती है। और आखिरी बात ये है कि मंटो ने अपने लेटर्स जब लिखे, और एक लेटर टू अंकल सैम भी था, उन लेटर्स में मंटो ने कहा था माय कंट्री इज पुअर बट व्हाई इज इट इग्नोरेंट। तो गरीब होना तो हमारा कसूर नहीं है, जाहिल होना हमारा बड़ा कसूर है। सो कंट्री जो है वो इग्नोरेंस, इलिटरेसी सबसे बड़ा इश्यू है। जब तक आप क्रिएटिविटी का कल्चर, जब तक आप जो है वो एक्सेप्टेंस का कल्चर नहीं लेके आते और आप हिस्ट्री को राइट ट्रैक के ऊपर नहीं पढ़ते, तो आपकी कभी भी हिस्टोरिकल कॉन्शियसनेस कौम की तरह डेवलप नहीं हो सकती। आप हिस्ट्री भी वेग रहेगी। सो दूसरा चैप्टर है व्हाई जिना मैटर्स। डॉक्टर अकबर अहमद इसमें ये कहते हैं कि पाकिस्तान जब बना तो एक बड़ा क्वेश्चन था, वो ये था कि पाकिस्तान की पॉलिटी की नेचर क्या होनी चाहिए। क्या एक थियोक्रेटिक स्टेट होना चाहिए बेस्ड ऑन रिलीजन, जहां पे सिर्फ और सिर्फ रिलीजन ही ड्राइवर हो पाकिस्तान की पॉलिटी का? क्या मॉडर्न मुस्लिम स्टेट होना चाहिए? क्या एक सेकुलर स्टेट होना चाहिए? सो ये 3 डायमेंशंस हैं। इनमें से क्या जिना का विजन क्या है? तो उसमें जिना की 2 स्पीचेस, जिसको वो गैटिसबर्ग एड्रेस कहते हैं, जिना की 2 स्पीचेस बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक 11 अगस्त की स्पीच जिसमें फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जब जिना प्रेसिडेंट बनते हैं
तो वो क्या कहते हैं, जो पहली उनकी स्पीच थी, यू आर फ्री टू गो टू योर टेम्पल्स, यू आर फ्री टू गो टू योर मॉस्क, एंड यू मे बिलोंग टू एनी रिलीजन, caste or creed. That has nothing to do with the business of the state. We are starting with this fundamental principle that we are all equal. कुछ इसी तरह की बात थी। तो ये आपको क्या बताता है? ये बताता है कि पाकिस्तान की बुनियाद जो थी वो यूनिटी इन डाइवर्सिटी के ऊपर थी। पाकिस्तान की बुनियाद इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन और पॉलिटिक्स के ऊपर थी। पाकिस्तान की बुनियाद माइनॉरिटीज को राइट्स देने के ऊपर थी। और दूसरा 14 अगस्त की जो उनकी स्पीच थी उसमें उन्होंने जो माउंटबैटन का जो क्लेम था अकबर को, उसने बड़ा एक अच्छा और रिफॉर्मिस्ट करार दिया था। तो जिन्ना ने रसूलुल्लाह का हवाला दिया कि हमारे पैगंबर रसूलुल्लाह ने किस तरह से जूस के साथ को किस तरह ट्रीट किया, किस तरह उन्होंने माइनॉरिटीज को राइट दिए। तो पाकिस्तान की जो नेचर होनी चाहिए वो एक मुस्लिम स्टेट की होनी चाहिए, बट नॉट अ थियोक्रेटिक स्टेट। ये कैटेगोरिकली कायद आज़म ने फेब 1948 में कह दिया था कि पाकिस्तान शुड नॉट बी अ थियोक्रेटिक स्टेट बट अ स्टेट ऑफ मुस्लिम नेचर। सो जिना उस वजह से भी रेलेवेंट है। फिर जिना का इंडिया के साथ रिलेशन का क्या स्टैंड? जिना ने ज्वाइंट डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान प्रपोज किया था, और अगर वो सिस्टम उस कोल्ड वॉर के दरमियान में हो जाता तो आज हम इतना डिफेंस के ऊपर खर्च ना करते, आज हम सिक्योरिटी स्टेट ना होते, आज इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ट्रेड हो रही होती, आज हमारी वॉर पॉवर्टी के ऊपर होती, आज हमारी वॉर ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर होती कि कौन ज्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट करता है, और हमें अपना डिफेंस के ऊपर उतने खर्चे ना करने पड़ते। सो जिना के बारे में जनरल इसमें ने कहा था कि जब मैंने उनसे पूछा, मेरी उनसे बात हुई, तो उन्होंने हवाला दिया दो भाइयों का कि दो भाई थे, उनका आपस में झगड़ा हुआ लैंड के ऊपर और दोनों कोर्ट में चले गए। जिना उनमें से एक के लॉयर थे, वो मुकदमा हुआ, मुकदमे का इख्तिताम हुआ, और उसके बाद जब जिना उनसे मिले तो जिना उन दोनों भाइयों से पूछा कि हाँ भाई अब आपके कैसे आपस में तल्लुकात हैं? तो वो कहते हैं कि जी वो जो हमारी रिफ्ट थी दैट इज रूटेड इन द पास्ट, और अब हम बड़े अच्छे दोस्त हैं। सो जिना का ये विजन था, दैट इज व्हाई जिना इज रेलेवेंट टुडे। सो व्हाई जिना मैटर्स का जो चैप्टर था वो डॉक्टर अकबर अहमद का था। आखिरी पॉइंट जो हमने डेफिनेटली टाइम की लिमिटेशन होती है, इसको मद्देनजर रखते हुए आखिरी पॉइंट जो है वो डॉक्टर मलीहा लोधी का जो चैप्टर है बियॉन्ड अ क्राइसिस स्टेट, उसमें एक पॉइंट बड़ा मजे का था कि पाकिस्तान की जो पॉलिटी है वो क्लाइंटलिस्ट पॉलिटी है। नाउ क्लाइंटलिस्ट पॉलिटिक्स से क्या मुराद है? मुराद ये है कि एक पैटर्नेज जो किनशिप का हमने कॉन्सेप्ट जो लास्ट में देखा था एनोट अलीवन का, वही कॉन्सेप्ट है कि आप क्या करते हो, मटेरियल गेन्स के थ्रू आप सपोर्ट गेन करते हो ऑफ द मैसेज। एक पैटर्न होता है, एक क्लाइंट होता है, और उससे क्या होती है आपकी पॉलिटिक्स चल रही होती है, और जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो भी इंक्लूसिव नहीं है। जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो भी जो है आप समझे अथॉरिटेरियन डायमेंशंस के ऊपर बेस कर रही होती है, जहां पे जो बड़े बड़े खानदान हैं वही रूल कर रहे हैं। नवाज शरीफ हो गए, पीपीपी में जो है वो जरदारी साहब हो गए, और इधर पीटीआई में इमरान खान के बाद कोई लीडरशिप में आपको बंदा ही नजर नहीं आता। सो एक जो पार्टी पॉलिटिक्स है वो उसकी इंटरनल डायनामिक्स जो है वो डेमोक्रेटिक नहीं है, यानी जो आपका डेमोक्रेसी का कल्चर है उसमें जो आपकी डायनामिक्स हैं पार्टी की वो भी दे आर रूटेड इन अथॉरिटेरियनिज्म। नाउ इसका कंक्लूजन क्या है? कंक्लूजन ये है, द क्रक्स ऑफ द मैटर इज, और इसके ऊपर मैं रीरूलिंग इंस्टीट्यूशन की मैंने बात नहीं की है, इशरत हुसैन के जो चैप्टर है, क्योंकि वो हमने लास्ट इन गवर्निंग द अनगवर्नेबल में डिस्कस कर लिया था। सो जो इसका कंक्लूडिंग चैप्टर है उसमें वे फॉरवर्ड दिया गया है। वे फॉरवर्ड ये है कि आप जब तक गुड गवर्नेंस, इफेक्टिव गवर्नेंस को मेक श्योर नहीं करते, आप कभी भी इकोनॉमिक जो आपकी ड्राइव है वो कभी भी अच्छी नहीं हो सकती।
दूसरी बात, जब तक आप बॉर्डर्ड ग्रोथ के ऊपर रहोगे, आप सिर्फ और सिर्फ आईएमएफ के ऊपर रिलाय करोगे, तो आप कभी भी अपनी फॉरेन पॉलिसी को उतने अच्छे तरीके से इंडिपेंडेंटली मैनिफेस्ट नहीं कर सकते। तीसरी इंपॉर्टेंट बात है कि जब तक आप ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर आप खर्चा नहीं करोगे, आप कभी भी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, इंटेलेक्चुअल सिटीजन्स नहीं दे सकते। चौथी इंपॉर्टेंट बात है कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बहुत जरूरी हैं। पांचवी इंपॉर्टेंट बात है, पाकिस्तान में इशू रहा है रूल विदाउट लॉ, कन्वर्ट दैट इनटू रूल ऑफ लॉ। जो सुप्रीम कोर्ट है उसमें जो 42,000 पेंडिंग केसेस हैं, रिजॉल्व दोज केसेस। और आखिरी जो बात है वो ये है कि स्टेबल सिविल मिलिट्री रिलेशंस। जब ये होगा अपनी अपनी डोमेन में, प्लेटो ने जस्टिस का कॉन्सेप्ट दिया था, उसमें उसने कहा था कि जब सारे इंस्टीट्यूशंस अपनी अपनी डोमेन में काम करेंगे और इंटरफेरेंस नहीं होगी और दूसरे के काम में, तो तब आपकी जो पॉलिटी है, आपकी जो पॉलिटिक्स है, वो अच्छे तरीके से चलती है। मैंने कोशिश की है कि मैं जितना इसको सम अप कर सकता मैंने किया। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें।